जब से उर्वशी को लगा कि पति रवि उसके प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तब से उर्वशी भी मन भर बात नहीं करती। रवि के घर में घुसते ही मीनाक्षी का मन अंदर से दरक गया। हालांकि रवि उसका पति था और दोनों नवविवाहित, फिर भी रात्रि का समय आने के साथ ही रवि का भारी थकान व बदन का पोर पोर टूटने का नियमित डायलॉग सुनना पड़ता है। तब उर्वशी को ऐसा महसूस होता है कि कहीं दाल में ज़रूर कुछ काला है। जब वह पहली बार इस घर में आई थी, उसके लिए रवि में एक नई उमंग उत्साह का दरिया था। वह बार बार रवि के प्रेम में डूबती उतराती, और जब उसके पिता विदाई कराकर अपने घर लेकर गए तो रवि ने कहा था, उर्वशी कैसे रह पाऊंगा मैं। इस पर उर्वशी ने कहा था, यही बात तो इधर भी है, जितनी तड़प तुम्हारे अंदर है उतनी ही मेरे अंदर है, परंतु ये तो दुनियादारी है, निभानी तो पड़ेगी। थोड़े समय की बात है, ये दिन कट जाएंगे। उर्वशी की अपनत्व भरी बातों से रवि को काफ़ी सुकून मिला था। 1 महीने बाद जब उर्वशी इस घर में दूसरी बार आई थी तो उसके प्रति रवि ने कोई खास दिलचस्पी व रुचि नहीं दिखाई। न आने की खुशी का इजहार किया और न ही पिछड़ने की गम की परछाइयाँ ही थी। दाम्पत्य जीवन सुखमय, खुशहाल व समृद्ध तब होता है जब तन और मन दोनों तृप्त हों। आज उसे 15 दिन आए हुए हो गए हैं, परंतु एक दिन भी पति का सुख नसीब नहीं हुआ। क्या सोच रही हो उर्वशी? रवि ने पूछा। कुछ नहीं, वह रूखेपन से बोली। उसकी बातों में तनिक भी अपनत्व व स्नेह का भाव नहीं था जो रमेश को आकर्षित कर सके अपनी ओर, क्योंकि यह बात इन 15 दिनों में कई बार बोल चुकी है, लेकिन रवि पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसने दूसरा रुख अख्तियार कर लिया ताकि उसका पति कुरेदे और वह इतने दिनों का हिसाब मांगे। उदास हो रवि कुछ मुस्कुराते हुए बोला, मैं सब समझता हूँ उर्वशी, तुमको वह सुख नहीं मिल रहा है जो हर पत्नी को अपने पति से उपेक्षा रहती है। रवि के इतना कहते ही उर्वशी को जैसे बात छेड़ने का एक अवसर मिल गया। वह तुनक कर बोली, एक पर आश्रित रहते तब न उपेक्षा पूरी हो। उर्वशी, तुम होश में तो हो? रवि को इतना कहते ही अब की बार उर्वशी के सब्र का पैमाना टूट गया। तुम मर्द जात होते ही ऐसे हो, एक महिला से तुम्हारा कहाँ मन भरता है। रवि भौचक्का हो टुकुर टुकुर उर्वशी को देखने लगा था। काफ़ी देर बाद बोला, तुम सरासर लांछन लगा रही हो मुझ पर, हकीकत को लांछन में क्यों बदल रहे हो। उर्वशी का तेवर उत्तेजित होकर तीखेपन में बदल गया। आधी रात गुजरने के बाद घर आते हो, कहाँ रहते हो इतनी रात तक, कौन सौतन है बाहर। अभी उर्वशी कुछ और कहती, इसके पहले ही रवि का हाथ हवा में लहराया और झटके के साथ उर्वशी के गाल पर तड़ाक से पड़ा। उर्वशी इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। थप्पड़ लगते ही वह धड़ाम से दीवार पर जा टकराई। ना समझ कहीं की, रवि गुर्राया, बस सिर्फ अपना ही देखती हो, दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है इसका जरा भी गम नहीं तुमको। तुम ये पूछती आखिर मुझे नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो, क्या कारण है। तो मैं मानता कि भीतर से जितना मैं दुखी हूँ उतना तुम भी दुखी हो, पर इंसान को गलत रास्ते ही अधिक सूझते हैं। उर्वशी तब तक सहमी सुकड़ी अपना माथा पकड़े उसकी ओर खड़ी हो गई थी। हिचकियों का दौर अपने चरम पर था। चेहरे पर पश्चाताप की परछाइयाँ खिंच गई थी। अभी उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि रवि फिर शुरू हो गया। मन के भीतर में जो बात खलबली मचा रही थी जुबान पर आ ही गई। इतना कह रवि ने गुस्से से उर्वशी की ओर देखा, सहम गया। माथा फटा देखकर पूर्व की बातें भूल उसने उसके जख्मों पर फौरन हाथ रख दिया था।
उर्वशी खामोश तब तक होश में आ गई थी। रवि ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर उर्वशी के सर पर बांध दिया और दराज से मरहम ले आने दूसरे कमरे की ओर दौड़ा। मरहम लेकर आते ही उसने जख्म पर से रुमाल हटाकर मरहम लगा दिया। उर्वशी खामोश दृष्टि से रवि के चेहरे को निरंतर पढ़ती रही। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या उसका पति उसे छोड़कर किसी दूसरे के साथ रंगरेलियां मना सकता है? जख्म को सहला रहे हाथों में कितना प्यार, अपनत्व व स्नेह भरा था। जब रवि ने मरहम लगाकर हाथ उठाया तो उर्वशी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए। आंखों में ढेर सारे पश्चाताप का जो भाव छिपा था वह धीरे धीरे आंसू के रूप में ढलकर आंखों की राह से बहने लगा था। रवि ने हंसते हुए कहा, तन का मिलन तभी संभव होता है जब मन तनाव रहित हो। मैं एक ऐसी मुसीबत में फंस गया हूँ, खाने पीने तक की सुध नहीं। उर्वशी ने ढांढस बंधाया, आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ हूँ। जब तक बताएंगे नहीं मुसीबत का सामना कैसे करेंगे? हम छुपाने से कोई समस्या का समाधान थोड़े होता है। रवि अपलक मीनाक्षी को देखता रहा। उसे देखकर कभी ऐसा नहीं लगा कि थोड़ी देर पहले इस कमरे का वातावरण कितना तनावग्रस्त था। रवि बोला, भारी मुसीबत सामने आ पड़ी है। तुम्हारे आने से पहले मैंने मकान बनवाने के लिए 1 लाख कर्ज लिया था। तुम आओगी तो जर्जर मकान में थोड़े रखता। तुम्हें और महीने की किस्त बंधवा ली थी कि धीरे धीरे तनख्वाह से चुकाता रहूँगा, पर अचानक साहूकार अपने पूरे पैसे वापस मांग रहा है। तब उर्वशी ने बात आगे बढ़ाई, मेरे पास अब कोई फंड भी नहीं होता तो कर्ज थोड़े लेना पड़ता, और यहाँ 1 लाख की बात है, कोई 10-20 हज़ार की नहीं। मेरे अकाउंट में मुश्किल से 5,000 होंगे। तो मैं पापा जी से 1 लाख ले लूँ, बाद में धीरे धीरे लौटा देंगे। नहीं उर्वशी, रवि ने चेताया, एक तो पहले से ही पापा जी ने आर्थिक मदद की है। शादी से पहले जुबान कैसे खोलोगी तुम उनके पास? वह सब मुझ पर छोड़ दीजिए। उर्वशी ने कहा, हम 3 बहनों के सिवा कौन है उनका? सारी संपत्ति तो हम तीनों बहनों की है ना, कल हमें ही मिलेगा। खैर, रवि गंभीर हो गया, तुम्हारी छोटी बहन रूमी के पति ने भी काफ़ी पैसा उधार लिया हुआ है पापा जी से। वह तो बड़ा ही काइया स्वभाव का लगता है, मुझसे भी ढंग से बात नहीं करता। कैसे रूमी झेलती है उसको, लगता है पापा जी को कंगाल करके छोड़ेगा। ऊपर से अभी तुम्हारी तीसरी बहन भी ब्याहने लायक हो गई है। अभी 1 सप्ताह पहले बिजनेस के बहाने पापा जी से काफ़ी पैसे उधार ले गया है, जबकि उसने बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, दारू शराब में उड़ा रहा है। मैंने देखा है। झूठ से तो मुझे खासी नफरत है। उर्वशी तमतमा गई। अच्छा, कल जाती हूँ पापा जी के पास। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, रवि बोला। अब मन कुछ हल्का हो गया है। रात काफ़ी बीत चुकी है, चलो थोड़ा खाना खा लें। 2-4 दिन से वैसे भी तो तनिक भी खाने की इच्छा नहीं थी, परंतु तुम्हारी बातों से मुझे काफ़ी हिम्मत बंधी है और दिल को चैन व सुकून नसीब हुआ है। सच उर्वशी, ऐसी पत्नी किस्मत वालों को ही नसीब होती है। और उर्वशी का हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। धत, इतना कह उर्वशी मुस्कुराती हुई दुगने उत्साह से रसोई में खाना बनाने लगी। खाना खाकर दोनों सो गए। आज रवि भरपूर नींद सोया। उर्वशी भी आज 15 दिनों से तनावग्रस्त थी, अंदर ही अंदर सुलग रही थी। उसकी तपिश आज शांत हो गई थी और वह दोनों एक दूसरे की बाहों में समाये चैन की नींद सो रहे थे। सुबह होते ही रवि ने बताया कि तेज सिर दर्द की पुरानी परेशानी है और डॉक्टर शुक्ला से उसका इलाज चलता आया है। वह समय न गंवाते हुए डॉक्टर शुक्ला के अस्पताल की ओर निकल गई। इधर रवि बिस्तर से उठकर माँ के पास जा बैठा
और अपनी बहन जीजा को फ़ोन करके घर बुला लिया था। उर्वशी के घर आते तो दिन का सूरज सर पे सवार होकर आग का गोला बरसाने लगा था। उर्वशी अकेले ही घर आ रही थी, क्योंकि उर्वशी जब डॉक्टर शुक्ला के पास पहुंची थी उस समय उनके पास रोगियों की लंबी कतार थी, जिसकी वजह से दवाई लेने में काफ़ी वक्त निकल गया। उर्वशी घर के सामने आकर डोरबेल बजाने वाली थी कि रवि का प्रफुल्लित स्वर उसके कानों से टकराया। वह पत्थर बनी वहीं खड़ी रह गई। रवि अपने जीजा से कह रहा था, यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक पखवाड़ा किस तरह काटा वह मैं ही जानता हूँ। कलाकार वही सफल होता है जब चेहरे पर अभिनय के मुताबिक भाव लाना हो। सच यार, मेरा अभिनय तो लाजवाब था। मेरी पत्नी मुझ पर बड़ा विश्वास करती है, मेरी किसी भी बात पर विश्वास कर लेती है। रवि कह रहा था, यार मेरी पत्नी तो सोने का अंडा देने वाली ऐसी मुर्गी है जो रोज़ाना तो नहीं पर वक्त पड़ने पर तो न्यारा वारा कर देती है। लाखों एक बार में लाद कर दे सकती है। बेचारी डॉक्टर शुक्ला के पास गई है। उसे मालूम नहीं कि कोई सिरदर्द नहीं है, ये तो उसे बाहर भेजने का एक बहाना है। महारानी बनाकर नहीं बिठाना उसे, इसीलिए दवा ऐसी जगह लाने भेजा है जहां घंटों लाइन में लगना पड़े और वापस आए तो धूप में सिक कर आए। और जोर से हंस पड़ा। इस पर रवि की बहन बोली, बेचारी को नाहक धूप में दौड़ा दिया। खैर छोड़ो, पैसा कब तक लेकर आने वाली है वो? आ जाएगी, आज जाएगी, कल लेकर आ जाएगी। रमेश बोला, कितनी नासमझ है, कह दिया मुझ पर कर्जा है और मान गई। यही नहीं, उसकी छोटी बहन के पति के लिए झूठ बोली बातें भी मान गई। रवि के इतना कहते ही कमरे में सम्मिलित ठहाका गूंज गया। उर्वशी कुछ जवाब तलब किए बिना वापस मुड़ गई थी, क्योंकि उस समय वह कोई ठोस निर्णय लेने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि उसके विश्वास पर किसी और ने नहीं, स्वयं उसके पति ने चोट की है। काश वह रवि को अच्छी तरह अपनी कसौटी के मापदंड पर गहराई से परखा होता तो ये नौबत नहीं आती, वह पहले ही वापस लौट जाती। जिंदगी के डगर पर गलत जगह कदम पड़ गया था। जिस पेड़ की अपनी छांव नहीं, वह दूसरे को क्या छांव प्रदान करेगा। एक लालची इंसान जीवन में कभी सुख दुख में साथ नहीं देगा। फिर भी लौटते वक्त उसने इतना तो जरूर निर्णय ले लिया था कि जो विश्वासघात उसके साथ हुआ है, अब वह अपने पिता के साथ नहीं कर सकती। मीनाक्षी को गए काफी वक्त हो गया था, इसीलिए रवि उसे अस्पताल देखने जा रहा था। तभी पड़ोस का एक बालक एक चिट्ठी रवि के हाथ में पकड़ाते हुए बोला, आंटी आधे घंटे बाद देने को बोल गई थी। उर्वशी के हाथों लिखा पर्चा देख रवि के हाथ पांव फूल गए। उसमें लिखा था, मैंने सब सुन लिया है। तुम्हारे जैसे विश्वासघाती झूठे लालची इंसान के साथ रहना मुश्किल है। अब जिंदगी का बाकी सफ़र काटना मुश्किल लग रहा है। मेरा लौटना असंभव ही नहीं, नामुमकिन है। तलाक के कागज़ तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे भी पापा जी का सहारा बनना है, उनका बिजनेस संभालना है। तुम्हारे साथ कठपुतली बनकर नहीं रहना। जिस कुल्हाड़ी से तुमने मेरा विश्वास काटा है, अब उसी कुल्हाड़ी से तुम्हारा चैन सुख कटने का समय आ गया है। दहेज तो देना ही होगा, साथ में अब तक जितनी आर्थिक मदद और पैसे मेरे पापा से लिए पाई पाई लौटानी होगी। जब से उर्वशी को लगा कि पति रवि उसके प्रति अपने कर्तव्यों और दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहे हैं, तब से उर्वशी भी मन भर बात नहीं करती। रवि के घर में घुसते ही मीनाक्षी का मन अंदर से दरक गया। हालांकि रवि उसका पति था और दोनों नवविवाहित, फिर भी रात्रि का समय आने के साथ ही रवि का भारी थकान व बदन का पोर पोर टूटने का नियमित डायलॉग सुनना पड़ता है।